रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हमको दे रखा था, आखिरी जो पॉइंट दे रखा था वो कुछ दे रखा था कि हमारे पास जो पी ब्लॉक के डिस्कशन है, अनिशा बेटा इस चीज का डिस्कशन, अनिशा बेटा उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। ठीक है, आज हम थोड़ा सा वो पॉइंट जान लेते हैं जो बाकी हम कर रहे थे। ठीक है, और किसी दिन हम डिस्कशन क्लास रखेंगे फिर से। तो हमको पता है हमारी आवर्त श्रेणी में, ठीक है, जो पी ब्लॉक के धातु है या अधातु तत्व, तो पी ब्लॉक में जितने भी हमारे तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या की वैल्यू 2 हो सकती है, एक अधिक और कम से कम कितनी जा सकती है। जैसे मैंने सल्फर का एग्जांपल लिया था, सल्फर का उदाहरण लिया था, मैंने बोला था जो हमारे पास सल्फर होता है इसकी न्यूनतम जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी हो सकती है, -2। और सर ज्यादा से ज्यादा इसकी संख्या कितनी हो सकती है, जिसके इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उतनी, ज्यादा से ज्यादा +6। ठीक है, इससे कम इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, इससे ज्यादा इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकती। ये सबसे कम और ये ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा। एक और बात जानेंगे, सर हमको कैसे पता चलेगा कि कब ये -2 है कब +2 है, या किसकी कितनी कम से कम हो सकती है, किसकी कितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। तो उस केस में आप सब याद रखना कि जो भी तत्व है उसका वर्ग कौन सा है। हमको पता है जो सल्फर है इसका वर्ग होता है 16, तो पी ब्लॉक में 16वें वर्ग में सल्फर मिलता है। ठीक है, तो जो वर्ग है उसको मानते हैं हम क्या, n मानते हैं। तो सल्फर के लिए जो वर्ग की n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 16 होगी। अब याद रखना इसकी न्यूनतम कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, सर जो इसका वर्ग है उसमें से 18 माइनस कर दे। कितने माइनस कर दे, यानी 16 में से 18 माइनस करोगे तो इसकी न्यूनतम वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब जो हमारे पास सूत्र बना वो बना n-18, ये इसकी क्या बन जाएगी, न्यूनतम। और जब मेरे से पूछा गया कि अधिकतम इसकी संख्या कितनी हो सकती है, ऑक्सीकरण संख्या, तो उस केस में आप याद रखना पड़ेगा जो इसका वर्ग है उसके वर्ग में से 10 को घटा देंगे। कितने घटाएंगे, तो आप देखना 16 में से 10 घटाओगे तो कितना जाएगा, 6 + 6। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या बन गया, n-10। ये सारी बातें n-18 और n-10 किस ब्लॉक के लिए लागू हो रही है, पी ब्लॉक के लिए। किस ब्लॉक के लिए लागू हो रही है, पी ब्लॉक के लिए लागू हो रही है। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं नाइट्रोजन है हमारे पास, चलो फास्फोरस ले लेते हैं। फास्फोरस का होता है 15, वर्ग कौन सा होता है फास्फोरस में, 15वें वर्ग में आता है। अब मैं आपसे पूछूं कि फास्फोरस का न्यूनतम कितना हो सकता है और अधिकतम कितना हो सकती है ऑक्सीकरण संख्या। सर हमको वर्ग पता है, वर्ग से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी न्यूनतम और अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं। -3 हो जाएगी इसकी न्यूनतम, +5 अधिकतम। बिल्कुल सही संजय बेटा, तो आपको ये पता चल रहा है कि उसकी न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, उसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, किसके बेस पर, उसके वर्ग के बेस पर। हाँ बोलो, तो बोल रहा था सर नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का देखो
अब नाइट्रोजन भी कौन से वर्ग में आता है? 15वें वर्ग में आता है, तो उसकी भी क्या होगी? न्यूनतम +5। ठीक है, चलो तो फिर आप मेरे को इसका बताओ, आयोडीन का। आयोडीन कौन से वर्ग में आता है? 17, बिल्कुल 17वें वर्ग में आता है। तो अगर ये 17वें वर्ग में आ रहा है तो इसका न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो न्यूनतम होगी -1, अधिकतम +7। बिल्कुल सही। अब एक और बात जानो, अब जो ये हमारे तत्व होंगे, जो इनकी ऑक्सीकरण संख्या है, न्यूनतम से कम नहीं जा सकते और अधिकतम से ज्यादा नहीं जा सकते, यानी इसके बीच में हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसके बीच की वैल्यू वो कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। अब किसी ने मेरे से नाइट्रोजन का पूछा था, तो नाइट्रोजन के बारे में हम दो बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो अब सब नाइट्रोजन के बारे में देखें। हमको पता है जो नाइट्रोजन है इसकी अधिकतम तो +5 हो सकती है और न्यूनतम -3 हो सकती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो इसके बीच में ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकता है, इसके बीच की कोई सी भी ऑक्सीकरण संख्या दिखा सकता है। जैसे सबसे न्यूनतम NH3, यहां पर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, वो कितनी आएगी? -3। वहीं पर NO में ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे नाइट्रोजन की, +2। अब वहीं पर N2O में निकालोगे, कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। वहीं पर NO2 में निकाल के दिखाओ, +4। वहीं पर N2O5 के सारे सारे नाइट्रोजन के योग है, जैसे +5 आ जाएगी। N2O42, इसमें कितनी आएगी? ठीक है, ये चीजें समझ, यानी जो वैल्यू है वो न्यूनतम और अधिकतम के बीच में आ रही है, इसके बीच की वैल्यू शो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, हमने क्वेश्चन किया था, मैंने तुमको क्वेश्चन कराया था H2H2O8, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था और मैंने इसके ऊपर बॉक्स बनाया था। और जब तुमने वैल्यू निकाली थी इसमें सल्फर की, सल्फर की वैल्यू जब निकाली थी, वो वैल्यू कितनी आई थी? +7 आई थी। क्या इसकी +7 हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? ऐसा क्या दिक्कत है कि इसकी +7 नहीं हो सकती? बिल्कुल सर, सल्फर की तो अधिकतम ही 6 है, तो 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो जब 6 से ज्यादा नहीं होगा तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ अलग बॉन्ड भी, अलग संबंध भी है। तो इसके अंदर एक संबंध ऐसा है जिसमें पर ऑक्साइड है, ऑक्साइड नहीं, पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड होने के कारण ये जो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 1 से घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। तो उसके बारे में भी हम जान लेंगे। -1 ले लेते थे, बिल्कुल, ऑक्साइड में -2 लेते थे और ऑक्साइड में -1 लेते थे। ठीक है, तो ये चीजें तो हमको समझना पड़ेगा कि अधिकतम से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती और न्यूनतम से कम नहीं हो सकती। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आई? और ये सिर्फ और सिर्फ कौन से ब्लॉक के लिए वैलिड किया जाएगा, मानना जाएगा? पी ब्लॉक के लिए। सर हाँ बोलो। सर पी ब्लॉक में ऐसा क्यों होता है? पी ब्लॉक में ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो अब देखो, यहाँ पर इसको एक और चीज से समझ सकते हैं, इसको एक और चीज से समझ सकते हैं
अब देखो हम कभी भी किसी को अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पानी होती है तो वो दो तरीके से पा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन दे के या इलेक्ट्रॉन लेके। अब क्लोरीन के केस में जब वो +7 और एक केस में -1 शो करता है, -1 का मतलब क्या है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। जब वो +7 शो करता है इसका मतलब उसने 8 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, दिए हैं, संबंध बनाने के लिए शेयर किए हैं, ठीक है। धातु जो हमारे धातु होते हैं, धातु तो कभी भी शेयर करने की कोशिश नहीं करते, लेने की कोशिश नहीं करते, वो देने की ज्यादा कोशिश करते हैं, तो उनकी ज्यादातर हमेशा पॉजिटिव में रहती है, क्या रहते हैं, धनात्मक में रहती है, ठीक है। और जो अधातु होते हैं, अधातु के बारे में भी आगे चल के पढ़ोगे आवर्त श्रेणी में, जब हम आवर्त श्रेणी पढ़ेंगे तो ये सर +7 क्यों शो कर रहा है। जब हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो जो धात्विक गुण है वो बढ़ते हैं, तो ये बातें हम आवर्त श्रेणी में पढ़ेंगे तो तब हमको ये बातें समझेंगे +7 का मतलब क्या है, ठीक है बेटा निशा। अभी आपको ये समझना है ये चीज, इसको एक और नजरिए से जान देख सकते हैं हम, एक और नजरिए से, क्या सर, इलेक्ट्रॉन के लेने देने के नजरिए से। अब मैंने यहाँ पर वर्ग के बेस पर आपको बताया, अब एक और तरीका बताऊं जिसके बेस पर हम बता सकते हैं पी ब्लॉक के लिए काम करेगा हमेशा। सर हमारे पास कोई भी तत्व है, जैसे मान लेते हैं सल्फर, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कौन सी, शेल वाली करके देखने तो 286 होता है, ठीक है, 286 होता है। अब आखिरी वाले शेल में कितने संयोजित इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में देखो ना 6 ना, तो एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाले शेल है सर वही इलेक्ट्रॉन सारे दे दें, इससे ज्यादा तो देने की कोशिश नहीं करेगा, तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या हो सकती है वो कितनी होगी, +6। दूसरी चीज, ले कितने सकता है सर, इसको 8 पूरे करने हैं, तो मैं अगर संयोजित इलेक्ट्रॉन पता है तो जो जितने संयोजित इलेक्ट्रॉन है वो उसकी क्या होती है, अधिकतम, उसमें से 8 घटा दोगे तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो दो तरीके हैं, या तो वर्ग पता हो या फिर हमको संयोजित इलेक्ट्रॉन पता हो, ठीक है सर। हाँ बोलो पंकज। सर H2H2O8 है सर, इसमें +5 भी ले सकते हैं ना ऑक्सीकरण स्टेट। कौन सा H2 H2O8 सर। O8, इसमें +5 नहीं सर है, इसमें प्लस, सर इसमें +7 आ रही है, तो एक एक ऐसे +7 पता आया, चलेगा कि इसमें +1। हाँ +6 कैसे है, जब इसका जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे, जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो उससे आपको पता चलेगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, तो आप देख रहे हो सल्फर कितने संबंध बना रहा है, 6 संबंध नहीं बना रहा, -2 ये ले लेगा तो इसके ऊपर 2 आ जाएगा, इससे यहाँ पर एक ये +1 ये लेगा, -1 और -1 ये -2 हो जाएंगे, इससे आ जाएगा +1। तो मैं बीच में इसको दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर से कैसे फर्क पड़ता है। एक बात तो पहले तो बोर्ड क्लियर कर दो, बताओ, यस सर। ठीक है। तो अधिकतम और न्यूनतम आप दो तरीके से निकाल सकते हो, अगर आपको वर्ग पता है उससे, या अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन पता है उनसे। अगर वर्ग पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम निकालने के लिए n-18, अधिकतम निकालने के लिए n-10। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन पता है, जो बाहरी कक्ष होता है उसके अंदर, संयोजी कक्ष के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वो होते हैं हमारे क्या, अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, और उसमें से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा उसका न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी है, इसको मिटा दो, फिर मैं आपको H2O8 का 7 क्यों नहीं होता, 6 क्यों होता है, 5 क्यों नहीं होता, वो जान लेंगे, ठीक है। मिटा दो इसको, बताओ।
संजय, पंकज, अनीशा, गौरव। यस सर। Yes, sir. एक और बात ध्यान दो, अब मैंने बोला कि सर H2H2O8, ठीक है। अब हमारे पास जो S आ रहा है, S का ऑक्सीकरण जो संख्या आ रही थी वो तो हमारे सूत्र के आधार पर 7 आ रही थी, जैसे हम निकाल रहे थे X मान के, बट आपने बोला था ये तो गलत है, इसकी अधिकतम इसकी तो 6 आएगी। सर 6 कैसी आएगी वो हम जानते हैं, वो हम देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। और टेंशन मत लो, जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना भी मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, ये हमारा सल्फर है, सल्फर से ज्यादा ये क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है। तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन यानी -2 इसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। सिमिलरली इसके ऊपर आ जाएगी, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -2, ठीक है। ठीक है, इसका -2। अब ध्यान दो, ये जो बीच में संबंध दिख रहा है, ये जो संबंध होता है ये होता है परऑक्साइड संबंध, ठीक है, परऑक्साइड बॉन्ड। अब इस केस में इससे तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, -1 आ जाएगा, इसके ऊपर कितना जाएगा, +1, यहां से आया +2 और यहां से आया +1 और इससे +2, टोटल कितनी संख्या बन गई यहाँ पर, 2 2 1 और 1, टोटल 6। यानी इस सल्फर के ऊपर जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो तो 6 है, यस। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन लेना देना तो होगा नहीं, ठीक है। तो परऑक्साइड में हमने ऑक्सीकरण संख्या कितनी लेते थे, -1, तो इसमें भी -1 आएगा। अगर इसका -1 है तो इसका क्या जाएगा, +1, यहाँ से -2 तो +2 इसका आ गया, नीचे से निकालोगे +2 सॉरी -2 +2, यहाँ पर कितना जाएगा, -2, 1 + 1 तो ये ले लेगा और +1 सल्फर ले लेगा, तो टोटल कितनी बन गई इसकी भी कितनी आ गई, 6। ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा से ज्यादा, अगर आप संबंध भी काउंट करोगे, संबंध देखोगे तो इनके संबंध कितने दिख रहे हैं, एक सल्फर 6 संबंध बना रहा है ज्यादा से ज्यादा, यस। कितने संबंध बना रहा है, 6, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग तत्वों से। तो जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी, 6 या 7 +6, ठीक है। पंकज बेटा अब आपको समझ में आ गया, सर हेलो आप बोलो पंकज। सर, अगर पेरोक्साइड की जगह पर सर सुपर ऑक्साइड का अगर +7 आता ऑक्सीकरण स्टेट तो क्या करते हैं? पहली बात तो सुपर ऑक्साइड होगा नहीं, क्योंकि सुपर ऑक्साइड के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, सूत्र क्या बताया, O2-, तो वो क्या करेगा, वो एक ही के साथ में जुड़ेगा, दूसरे के साथ में जुड़ेगा ही नहीं। और H2H2O8 के अलावा सुपर ऑक्साइड का कंपाउंड बनाता ही नहीं, यौगिक बनाता ही नहीं, ठीक है। तो वही चीज है कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो अधिकतम से ज्यादा या न्यूनतम से कम आएगी। अधिकतम से ज्यादा आ गई तो मतलब उसके अंदर क्या होगा, ऑक्साइड के अलावा पेरोक्साइड या सुपर ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है। ये चीज हमको ज्ञात हो जाएगी। तो सर हाँ बोलो सर। सर इसमें फिर 6 ही मानना है सर के साथ? हाँ 6 ही आएगा, आंसर इसका 6 है। ओके सर। सर हाँ बोलो निशा। यदि हम H2S4O6 का निकालें तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, H2S H4O6। O6
निकाल के देखो इसमें कितनी आएगी, इसको x मान लोगे +2 + 2x प्लस सॉरी -12, ठीक है, इक्वल्स टू 0 करोगे तो ये कितनी आ जाएगी यहाँ पर आपके 10/2 यानी 5। अब ध्यान रखना 5 जब आ रही है तो ये अधिकतम से ज्यादा तो है नहीं, ना ही न्यूनतम से कम है, तो हम इसको मान लेंगे, इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन जब उठेगा जब आपका अधिकतम से ज्यादा हो, ठीक है, और जब एग्जैक्ट निकालनी हो तो हमको उनका क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। बिना स्ट्रक्चर के बता नहीं सकते। बिना स्ट्रक्चर के हम ये इस तरीके से करेंगे। और सर अगर जैसे ये H2SO है जैसे इसके जैसे कोई और आ गया तो उस पर हम बता नहीं पाएंगे तो उसके लिए हमको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बिल्कुल सही। कि जब तक हमको स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता पाएंगे, संबंध नहीं पता चलेंगे कितने संबंध बना रहा है तो उससे हमको नहीं पता चलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है ये वाली बात। बस इसमें एक ही बात आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारी वैल्यू आ रही है, ऑक्सीकरण संख्या आ रही है, वो अधिकतम से ज्यादा ना हो। अधिकतम से ज्यादा ना होने का भी कारण है, इससे भी बहुत सारी बातें हमको पता चलेगी, वो भी अभी सीखेंगे हम, ठीक है। कि अधिकतम अगर कोई शो कर रहा है तो उसके कई सारे गुण होते हैं, वो गुण और कई सारी क्रिया करता है उस केस पर, तो वो हम जानेंगे, ठीक है। चलिए इसको आगे, अभी इसके बारे में Yes. और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रेडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम थोड़ा बेसिक ही टच कर रहे हैं, जब हम रेडॉक्स पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया, चलिए तुम सबको समझ में आ गया? पंकज, अनीशा, सौरभ, मुस्कान, ठीक है, चलो हाँ कर लो इसको। ठीक है बेटा, हो गया। चलो फिर आगे देखते हैं। अब हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या अगर अधिकतम है न्यूनतम है, उससे क्या पता चलता है आपको? ठीक है? अब आप सबने ये दो शब्द जरूर सुने होंगे, जिसमें एक है ऑक्सीकारक और दूसरा अपचयकारक। अपचय जरूर सुना होगा, कोई बताना चाहेगा, कोई कंट्रीब्यूट करना चाहेगा, किसको क्या पता है? ऑक्सीकारक और अपचय, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में जानना है इनको क्या बोलते हैं तो याद रखना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। बट उससे पहले इनका मतलब और इनका काम जान लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीकारक या ऑक्सीकारी क्या सॉरी कारक है, ठीक है। तो समझो जब भी हम बात करेंगे किसी की, इसको सबसे सरल भाषा में बताया जाए तो आप याद रखना, कोई भी ऑक्सी यदि ऑक्सीकारक है, ठीक है, वो खुद का क्या कराएगा, अपचय करेगा, और दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। तो और सिंपल भाषा में, यानी
ये जो ऑक्सीकारक होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देने का करते हैं किसी भी अभिक्रिया में। यानी अगर जो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन या फिर कौन से विद्युत ऋणात्मक तत्व दे रहा है इसके अंदर, किसी भी अभिक्रिया के अंदर, वो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक। ठीक है, समझ में आया या अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, तो सिंपल सी बात, ऑक्सीकारक खुद का क्या कर रहा है, खुद का तो ये क्या करेगा, रिडक्शन। सर यानी हाँ बोलो संजय। सर ये मतलब इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? अब देखो, पहली बात तो जो हमारे रिडक्शन शो करते हैं, यानी जो हमारा उपचयन करते हैं, अपचयन करते हैं, वो क्या बताते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं। मैंने बताया था ना, रोग याद करना, रोग में मतलब गेन कर रहे हैं, गेन का मतलब क्या है, ले रहे हैं। यस, गेन करते हैं। यस गेन करते गेन करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो अभिकारक है, अभी कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक होते हैं, तो अभिकारक में कौन सा अभिकारक है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गेन करेगा, खुद में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो खुद का क्या कर रहा है, वो रिडक्शन करेगा यानी अपचयन करेगा। साथ ही साथ दूसरे को ऑक्सीजन देगा, तो दूसरे का क्या करा रहा है, ऑक्सीकरण। दूसरे ने क्या करवाएगा, ऑक्सीकरण। अब दूसरे का ऑक्सीकरण करा रहा है, उसका नाम क्या पड़ गया, ऑक्सीकारक। समय मतलब सर आप बोलो। सर ये मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा सर, मतलब गेन करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन लेगा और गेन करेगा। ठीक है, ओके सर सर। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाँ बोलो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ये अपोजिट में है। हाँ, एक तरह से इसको याद रखने का तरीका ये है कि जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी हमारा ऑक्सीकारक है, यानी वो खुद का क्या करेगा सर, उल्टा करेगा, यानी रिडक्शन करेगा। यानी उल्टे तौर पर याद रख सकते हैं, काम इनका उल्टा ही होगा। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पर तत्व की बात नहीं होगी, यहाँ पर अभिकारक में कौन सा यौगिक है, यौगिक की बात होगी। उदाहरण के तौर पर जान लेते हैं, एक हम अभिक्रिया जान लेते हैं। ठीक है, सबसे आसान अभिक्रिया ले लेते हैं। हमारे पास क्या है, कॉपर ऑक्साइड, इसको इसके अंदर से हाइड्रोजन पास करवाते हैं, तो हमारा कॉपर धातु और वाष्प यानी जल उससे निकलता है। ठीक है सर, मान लेते हैं आपकी बात बिल्कुल सही है। अब पहला काम तो आपको पता करना है किसके अंदर ऑक्सीकरण हो रहा है, किसके अंदर अपचयन हो रहा है। पहली बात तो मेरे को वो बताओ। ठीक है, सबको पता है कि कैसे निकालते हैं, सबसे सरल वाला ऑक्सीकरण संख्या से पता करो, सबका ऑक्सीकरण संख्या लिख लो। पहला काम, अगर तुझे पता करना है कि किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, क्या वो रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया था JEE में, उन्होंने 4 अभिक्रिया दे दी थी और 4 अभिक्रिया में से पूछा गया था कि कौन सी अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, नहीं है पूछा था। अब पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका और सबसे सिंपल तरीका है, सर मैं इनका ऑक्सीकरण संख्या लिख लेता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, -2। हाइड्रोजन का H2 का 0। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अणु है। ठीक है, साथ में यहाँ पर धातु आ गया मुक्त अवस्था में, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। पहला काम आप चेक करो किस किस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या बदली। अगर बदली है तो फिर वो क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। अगर नहीं बदली तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑक्सीकरण यानी अभिक्रिया अभिक्रिया नहीं है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। अब इस केस में हमारे 2 तत्व हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बदली है। ठीक है, अब बदली है यानी यहाँ पर कॉपर की 2 से 0 पे गई है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है।
हमने बताया था ऑक्सीकरण संख्या बढ़े तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का 0 से 1 जा रहा है तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है सर? ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं पर कॉपर का कम हो रहा है तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या घटती है, मैंने क्या बोला था उसको अपचयन होगा उसका, यानी उसकी वैल्यू घट जाएगी। तो पहला काम तो हमको ये पता चल गया कि ये कैसी रिएक्शन है सर? रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है बेटा, पहला चीज आपको ये पहचान में आ गई कि कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। एक उदाहरण देखें जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती। देखिए अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, बट वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। उदाहरण के तौर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको तुम जलाते हो तो क्या मिलता है आपको? कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर पानी। अब इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे हर एक की तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? कैल्शियम की यहाँ पर देखो, कैल्शियम क्या है हमारा? क्षारीय माध्य धातु, इसकी +2, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1। वहीं पर इस साइड कैल्शियम की +2, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -2। देखो किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या बदली है यहाँ पर, तो नहीं बदली तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, बट ये रासायनिक अभिक्रिया तो है। ठीक है, तो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर काफी सारी रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि सारी की सारी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया हो। ठीक है सर आपके पास में? हाँ बोलो पंकज। सर ये रेडॉक्स नहीं है मतलब ऑक्सीकरण भी नहीं और अपचयन भी नहीं है। हाँ, इसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन के तो हमें पता किया था, ऑक्सीकरण संख्या बढ़नी और घटनी चाहिए। इसके अंदर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ घट रही है, नहीं रही है, तो ये क्या कर रही है? हमारी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये फिर कौन सी रिएक्शन है सर? ठीक है, ये सिंपल रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, हमको ये पता करना था कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। ठीक है, क्या बदलना चाहिए? आप देखो यहाँ पर कैल्शियम का +2 है, इस साइड भी कितना है? +2। ऑक्सीजन का -2 है, इस साइड देखोगे दोनों साइड पर -2 ही है। हाइड्रोजन का +1, इस साइड पर आओगे तो हाइड्रोजन का भी +1 ही है। तो किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या नहीं बदली। ठीक है बेटा सौरभ? हाँ ठीक है, अब हम अपनी बात पे आते हैं कि सर ये हमारे पास एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया कि इस अभिक्रिया के अंदर कौन सा हमारा ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक, तो सर मेरे को ये पता है कि ये रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसका उल्टा क्या है? यानी, और एक और बात है मतलब जब भी आपसे सौरभ बेटा, मेरे को आपकी बात समझ में नहीं है कि आपने क्या बोला प्लेस के अकॉर्डिंग वेरिएबल। आप क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? हाँ, जिस भी अभिक्रिया के अंदर आप याद रखना, जिस भी अभिक्रिया के अंदर ठीक है हमारी ऑक्सीकरण संख्या बदलेगी तो वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, ऑक्सीकारक और अक्षय उपचय। ठीक है, तो अपचय उपचय कैसे पता चलेगा? सॉरी, ऑक्सीकारक और अपचय कैसे पता चलेगा?
ये हमारे पास अभिक्रिया नीचे वाली में मिटा रहा हूँ क्योंकि इसका हमारा कोई काम नहीं है, मिटा दो। कोई टेक्स्ट में दोबारा से लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, अब इसके बारे में दोबारा से बातें होंगी। ठीक, चलो तो फिर हो गया। तो आप एक चीज नोटिस करके देखोगे, जैसे हमारे पास ये अभिक्रिया थी, जब भी हमको ऑक्सीकारक या ऑब्जेक्ट निकालना है, पहला काम तो आपको नोटिस करना है या देखना है किस साइड, अभिकारक की साइड देखना है। किस साइड देखोगे? अभिकारक की साइड। ठीक है, उत्पाद वाले को तो भूल जाओ, उसकी हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ इनसे, अभिकारक से। ठीक है, अभिकारक में आपको देखना है कि किस अभिकारक का रिडक्शन हो रहा है। पूरे योग को उठाएंगे, तत्व को नहीं उठाएंगे, यहाँ पर योग को उठाएंगे, यौगिक को। अब यौगिक क्या है? कॉपर ऑक्साइड, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होगा उसका उल्टा, यानी ये क्या है मेरा